सभी डीएलएड साथियों का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। सबसे पहले इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है और डेली हम इंग्लिश की क्लासेस इस टाइम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक कितना डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने पवन सीरीज से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे पूरा एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। जितने भी जो शॉर्ट आंसर यानी जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको भी हमने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। अभी जो बारी है लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने इसके पहले 3 से 4-5 क्वेश्चन देखा है। ठीक है, द डायरेक्ट वेस्ट, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रहेगा डिड्यूस नहीं रहेगा, व्हाट द स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा टफ करके दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चरल अप्रोच अगर आप आज की वीडियो देख लेते हो ना, तो देखिए पूरा स्ट्रक्चरल अप्रोच आप सभी को समझ में आ जाएगा। हमने पहले भी आप सभी को स्ट्रक्चरल अप्रोच प्रोवाइड किया था। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, इसको और किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि स्ट्रक्चरल अप्रोच का दूसरा नाम, या आप कह सकते हो कि दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचनात्मक, अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हम बहुत ही अच्छे से, ताकि क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के कमेंट्स थे कि मैम इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिया है थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, हमको याद करना है और इस तरीके से याद नहीं हो पा रहे। हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स हमने सोचा कि चलिए इसको थोड़ा इजी बनाया जाए, ताकि आप सभी को मतलब अपने लैंग्वेज में। और देखिए फ्रेंड्स, अब फिर आप ये मत कहना कि हमसे याद ही नहीं हो पाएगा। जब तक आप इंग्लिश की तरह नहीं सोचेंगे तब तक ये याद होने वाला नहीं है। आप हिंदी में समझेंगे कि हिंदी में हम लिख देंगे, क्योंकि हिंदी तो है नहीं, इंग्लिश है, इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो चलिए कोई नहीं, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ सके। आइए फ्रेंड्स, हम इस स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक पीडीएफ बनाए हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब टफ वर्ड्स हैं और मतलब घुमा के इधर से उधर करके दिया है। चलिए पीडीएफ के थ्रू जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो लाइन है, ये पहला लाइन आप सभी को याद करना और बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब क्या होता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण। अब देखिए कह रहा है पहला पॉइंट की, इसीलिए हमने पॉइंट टू पॉइंट करके आप सभी को प्रोवाइड किया है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आल्सो नोन एज ओरल अप्रोच, या आप कह सकते हो ओरल सिचुएशनल अप्रोच। हमने जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था कि सिचुएशनल अप्रोच का दूसरा नाम, स्ट्रक्चरल अप्रोच का दूसरा नाम क्या है। उस टाइम जो उसमें सही करेक्ट आंसर था वो क्या था, ओरल अप्रोच। या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आल्सो नोन एज ओरल सिचुएशनल अप्रोच। अब बताइए याद करने में कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। ठीक है, पहला लाइन क्लियर, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आल्सो नोन एज ओरल सिचुएशनल अप्रोच। सेकेंड जो है वो है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक। स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन। स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब क्या होता है, संरचनात्मक। टाइप और टाइप मतलब एक प्रकार की। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। दूसरा पॉइंट है, यानी जो आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण है एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। दूसरा पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट जो हमने देखा, स्ट्रक्चरल अप्रोच एज अ नोन ऑफ ओरल अप्रोच, या आप कह सकते हो ओरल सिचुएशनल अप्रोच। एंड सेकंड जो पॉइंट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच दैट इज बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को हमने पहला जो हमारा पॉइंट था, क्या पॉइंट था, पॉइंट हमारा यही था कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है आल्सो नोन एज ओरल सिचुएशनल अप्रोच, क्योंकि ये जो आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण है इसको हम ओरली यानी जो बोलने पर और सुनने पर, इसलिए इसको हम ओरल अप्रोच कहते हो।
कहते हैं, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच दैट इज बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी जो आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण है यह सुनने और बोलने जो कौशल होता है इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को हम ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि जब हमने लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल डिस्कस किया था तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो लिसनिंग स्किल और जो स्पीकिंग स्किल्स है ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ग्रुप, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। क्योंकि किसी भी अगर बालक को, शिक्षार्थी को, लर्नर को किसी दूसरे सेकेंड लैंग्वेज को सीखना है, जब तक वो किसी भी वर्ड पैटर्न सेंटेंस को सुनेगा नहीं तब तक उसके बारे में वो जानेगा ही नहीं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि उसको वो समझ नहीं पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये भी इसी पे बेस्ड है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी आप कह सकते हो जो भी पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले तो सुनने पर और उसके बाद से बोलने पर फोकस किया जाए, यानी आप कह सकते हो ओरल, ठीक है, ओरली करके। अब देखिए थर्ड जो पॉइंट कहता है, लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द वोकैबुलरी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो आपका चौथा पॉइंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज यानी जो भी सीख रहे हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, फॉरेन लैंग्वेज मतलब क्या होता है, विदेशी भाषा, मास्टरी मतलब होता है महारत, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है जो संरचनात्मक होता है, इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द वोकैबुलरी। यानी अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो अगर उसमें आप सभी को मास्टरी हासिल करना है, मास्टरी मतलब होता है महारत हासिल करना है, तो सबसे जो ज़रूरी है वो है स्ट्रक्चर। उसके बाद जो आता है वो आता है वोकैबुलरी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बालक है, ठीक है, कोई एक बालक है, जैसे कि ये बालक है जिसका नाम है शोहन, ठीक है, इसको एक टीचर ने बहुत सारे वर्ड्स बता दिए कि स्पीक मतलब क्या होता है बोलना, ठीक है, इज मतलब क्या होता है, कॉपी मतलब होता है कॉपी, बुक मतलब होता है किताब, ठीक है, टेबल मतलब होता है, ये मतलब जितने भी है वर्ड्स, वोकैबुलरी यानी वर्ड्स तो बता दिए, वर्ड्स के मीनिंग बता दिए, लेकिन शिक्षक जो है जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं बताएगा तब तक वो फॉरेन लैंग्वेज या विदेशी भाषा सीखने के लिए महारत या मास्टरी कैसे हासिल कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यानी जो ये सोहन बालक है, एक शिक्षक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर वो वर्ड सिखाता है उसके पहले, क्योंकि फ्रेंड्स जब ग्रामर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, सेंटेंस के बाद पार्ट ऑफ स्पीच आप कह सकते हो, जो भी होता है कि इसके बाद क्या पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगता है, कहाँ पे सब्जेक्ट लगता है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये सब कुछ उसको सबसे पहले तो बताना होगा, उसके बाद उसको शब्दावली की तरफ जाना होगा, क्योंकि वो बहुत सारे वर्ड्स ही जान लेगा लेकिन वो स्ट्रक्चर के बारे में, संरचनात्मक या आप कह सकते हो कि उसके बारे में जानेगा ही नहीं कि किस तरीके से क्या करना है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर कहें, सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन रहेगा आप इसमें एक ऐड कर लीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। देखिए मुझे अभी याद आया क्योंकि जब मैं ये कह रहे थे कि स्ट्रक्चर यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग, यानी यहाँ पर कह सकते हो कि इसका जो मतलब होता है कि किसी भी वर्ड्स, ठीक है, किसी भी वर्ड्स का इस तरीके से क्रमबद्ध यानी जो ऑर्डर है, या आप कह सकते हो इस तरीके से अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि उस व्यवस्थित, आपने जो भी वर्ड्स का व्यवस्थित समूह बनाया उससे कुछ एक अर्थ निकल सके, मीनिंगफुल निकल सके, ताकि वह जो सेंटेंस है मतलब समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो ये पहला लाइन आप लोग ऐड कर लीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। जस्ट मैं भूल गई थी या मैं इसमें लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये हमने अभी बताया, लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द वोकैबुलरी, यानी सबसे पहले अगर आपको विदेशी भाषा सीखने में महारत हासिल करना है तो स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग के बाद वर्ब, ठीक
ठीक है, उसके बाद जो भी है लगता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट कह रहा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड नॉट ऑन राइटिंग। यानी क्योंकि इसको बोला ही जाता है ओरल अप्रोच, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका यह अप्रोच, यह स्ट्रक्चर यानी जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है, ये किस पे प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, लैंग्वेज, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे कि जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये किस पे आधारित होता है। तो जो सिद्धांत होता है बोलने के, यहाँ स्पीच छूट गया है, प्रिंसिपल ऑफ स्पीच, ठीक है, यहाँ पे छूट गया प्रिंसिपल ऑफ स्पीच, यानी जो भी भाषण होता है उसको जो बोला जाता है ओरली, मौखिक रूप से, उस पे ये आधारित होता है, न कि लिखने पर, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेस ऑन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। यानी जो आपका स्ट्रक्चर यानी जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है किस पे करता है, तो पैटर्न पे करता है और स्ट्रक्चर पे करता है। क्या किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है या नहीं, किसी भी पैटर्न यानी जो भी पैटर्न है वो सही ढंग से बैठ रहा है या नहीं, क्या उस पैटर्न से कुछ मीनिंगफुल, कुछ अर्थ निकल रहा है या नहीं, क्या स्ट्रक्चर गलत है या फिर सही है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेस ऑन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। अब देखिए अगला जो पॉइंट कहता है इन दिस मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड यानी इस विधि में, इन दिस मेथड द टीचर इज द फर्स्ट टेल्स एनी टॉपिक वर्बली, देन स्टूडेंट इट कॉपी इट, आफ्टर दैट प्रैक्टिस। यानी जस्ट मैंने अभी बताया ना कि जो शिक्षक होता है वो किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करता है कि मौखिक रूप से किसी भी टॉपिक को बताता है, उसके बाद से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर का अनुकरण करते हैं, सेम उसका कॉपी करते हैं। उसके बाद से ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिस के माध्यम से वो प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार इसको सीख सकते हैं। तो यानी सबसे पहले जो टीचर होता है वो मौखिक रूप से बताता है, ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉपी करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनका नकल करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इन दिस मेथड द टीचर इज द फर्स्ट टेल्स एनी टॉपिक वर्बली, देन स्टूडेंट कॉपी इट, आफ्टर दैट प्रैक्टिस। क्लियर। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल, देखिए हमने ये बहुविकल्पीय प्रश्न में ये जो आपका था स्ट्रक्चरल जो पूछा था कि संरचनात्मक दृष्टिकोण का एक उद्देश्य या ऑब्जेक्ट बताइए, ठीक है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर्ड 225 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन वोकैबुलरी। यानी जब एक स्टूडेंट जब स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है तो जहाँ तक संभव हो सके वो 275 वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ला ही लेता है, और जैसे ही उसकी स्कूली शिक्षा समाप्त होते जाता है तो उसके वोकैबुलरी में 3000 वर्ड्स आ ही जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है, इसका एक उद्देश्य है, आप कह सकते हो कि इसका एक विशेषता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर्ड 275 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन वोकैबुलरी। क्योंकि आपने देखा होगा जब एक बालक, देखिए अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, मैं जहाँ तक हो सके मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप बहुत ही आसानी से समझ सके। जब एक बालक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता है यानी उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि इस मीनिंग का क्या मतलब होता है, या जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है उसकी मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि जो अपने जब उसका जन्म होता है तो वो तो जानता है, क्योंकि आपको हिंदी बोलना किसी ने सिखाया नहीं है, आपको भोजपुरी बोलना किसी ने सिखाया नहीं है, आप अपने आप से कह सकते हो क्या है, मदर टंग है, मातृभाषा। यानी जब दूसरी भाषा सीखते हो तो आपको उसके बारे में या उस वर्ड्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब आप प्रारंभिक जब स्कूलिंग टाइम में आप होते हो तो धीरे धीरे करके आपके वर्ड्स आते जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ने जाते हो, आते जाते हैं। और जैसे ही आपकी स्कूली शिक्षा समाप्त होती है तो आपके शब्दावली में, आपके वोकैबुलरी में 3000 वर्ड्स आ ही जाते हैं। और आप 100% मैं कह रही हूँ कि आप याद कर ही, क्योंकि जितने भी वर्ड्स है ना, अभी मैं आप सभी को बताऊं कि जब आप बचपन में पढ़ रहे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसमें क्या मीनिंग ही याद करवाया जाता है,
मीनिंग ही याद करवाया जाता है और उसी टाइम में आपने वर्ड्स मीनिंग को याद किया है। अब आपने देखा भी नहीं होगा कि कोई मीनिंग, जब आप बड़े हो जाते हो, बीए इंटर में पढ़ने लगते हो, तो आप मीनिंग नहीं याद करते हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? यस और नो करके आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। वही करते हैं जिनको इंग्लिश सीखना होता है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिकली बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने जब स्कूली शिक्षा यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 इस तरीके के जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी आपने इन जितने भी मीनिंग है, एप्पल मतलब क्या होता है, मैंगो मतलब क्या होता है, टेबल मतलब क्या होता है, पेन मतलब क्या होता है, बुक मतलब क्या होता है, तभी आपने ये मीनिंग्स याद किए थे। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर अप्रोच का क्या है, एक विशेषता कह सकते हो, उद्देश्य कह सकते हो। इतना आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, व्हाट शुड द स्ट्रक्चरल अप्रोच बी लाइक, यानी जो आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण है, इसको किस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब ऐसी स्थिति किस तरीके से लाना चाहिए स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो जैसे फ्रेंड देखिए किस तरीके से होने चाहिए स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण। तो देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो तो एक यूजफुल होना चाहिए। जस्ट मैंने अभी बताया ना, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग, यानी कोई भी अगर आप वर्ड्स का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, अनयूजलेस का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो यूजफुल होना चाहिए। दूसरा कि सिंपल स्ट्रक्चर, यानी जो भी स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले तो सिंपल होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले ही हार्ड बता देंगे तो जो सीखने वाला जो शिक्षार्थी होंगे, लर्नर होंगे, वो उससे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, समझ नहीं सकेंगे। तो फिर आप आगे सिंपल पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ, सब ऊपर से जाएगा। बात करते हैं टीचेबल यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, स्ट्रक्चर होगा, यानी वो जो भी स्ट्रक्चर है पढ़ाया जाने योग्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट है, इसको याद करना ही करना है। यानी व्हाट शुड बी स्ट्रक्चर अप्रोच बी लाइक, यानी जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है, इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यूजफुल होना चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन, यानी अगर आप उस टाइम, यानी जो भी स्ट्रक्चर, यानी अगर आप इस मेथड को पढ़ा रहे हो तो किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। तो एक्शन करके द्वारा, यानी आप जो भी जैसे कि आपने देखा भी होगा, कोई टीचर होते हैं जो अपने जो भी भाव एक तरीके का वो पढ़ाते हैं ना, तो उनके जो बोलने का भाव होता है पूरे चेहरे पे, उनके शरीर पे आता है। तो उस तरीके का होना चाहिए, एक्शन करके, चार्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, ये सभी क्या होते हैं आपके यहाँ पे टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन होते हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो आपका स्ट्रक्चर है इसके कितने प्रकार हैं। हमने पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखा था टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है 3 टाइप के हैं। कौन कौन सा? एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो सेंटेंस यानी सिंपल वाक्य आप कह सकते हो। सीता इज गोइंग, तो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है फॉर्मूला स्ट्रक्चर। फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब 2 शब्द, यानी जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि जैसे गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड और मॉर्निंग। तो अगर आप सुबह सुबह बोलते हो गुड मॉर्निंग, यानी इन 2 वर्ड को हमको एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। अगर आप केवल गुड करेंगे तो इसका अर्थ सुप्रभात थोड़ी ना होगा। अगर आप मॉर्निंग कहते हो तो इसका अर्थ सुप्रभात थोड़ी ना होगा। जब हम इन दोनों को एक दूसरे में मिलाते हैं तब जाके अर्थ निकलता है सुप्रभात, यानी गुड मॉर्निंग का पूरा मिलके हम एक नया अर्थ निकलता है, वो होता है सुप्रभात। यानी क्या है? स्ट्रक्चर, यानी फॉर्मूला स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स हम मेंशन नॉट बोलते हैं। अगर आप मेंशन बोलते हो तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, नॉट बोलते हो तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। मेंशन नॉट तो क्या होता है? एक अर्थ निकलता है। थैंक यू, अगर आप थैंक बोलते हो, यू बोलते हो, तो इनके 2 अलग अलग अर्थ है। लेकिन जब आप थैंक यू बोलते हो तब जाके एक नया वर्ड का अर्थ निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला स्ट्रक्चर में आता है। गुड नाइट, गुड नाइट, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। अगर आप इसको अलग अलग करके बोलेंगे, गुड
तो क्या कोई समझेगा कि आप गुड मॉर्निंग कह रहे हो या गुड नाइट कह रहे हो या गुड आफ्टरनून कह रहे हो या गुड इवनिंग कह रहे हो? ये कोई मतलब नहीं होता। जब आप दोनों को मिलाते हैं तो बनता है हमारा गुड नाइट। जब गुड आफ्टरनून को मिलाते हो तब जाके बनता है हमारा गुड आफ्टरनून। तो इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं, जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो एक नया अर्थ निकलता है, उसे हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? बात कर देखिए फ्रेंड, तीसरा जो है वो है फ्रेजेस स्ट्रक्चर यानी वाक्यांश संरचना। जैसे फ्रेंड्स ये भी वही है कि बहुत सारे शब्द को मिलाकर एक अर्थ निकलना। जैसे ऑन द रूफ, तो आप कह सकते हो ऑन द रूफ, ऑन को मिलाकर द को मिलाकर रूफ, यानी अगर आप इसको अलग अलग करते हो तो फिर इसका जो मीनिंग है वो नया नहीं आएगा। ऑन द रूफ यानी क्या मतलब होता है? छत पर। जैसे ऑल ऑफ अ सडन यानी आप कह सकते हो अचानक। ऑल द सेम यानी फिर भी, ठीक है। जैसे कि एट ऑल यानी थोड़ा सा भी, तो आप कह सकते हो एट और आल को जब हमने मिलाया तब उससे निकला थोड़ा सा भी, ठीक है। एट अ लार्ज जैसे पकड़ा ना जाना, ठीक है। ऑल एट वंस यानी आप कह सकते हो अचानक। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो तब हम उसको बोलते हैं फ्रेजेस। अब देखिए लास्ट जो आपका है यहाँ पे एडमिक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? जैसे कि कोई भी मुहावरा, जैसे कि आप पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइट इज अ राइट, ठीक है। तो ये क्या है कि हम इस वर्ड्स को जब मिलाते हैं माइट इज राइट, तब हमारा जो वाक्य या आप कह सकते हो एक मुहावरा निकलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फ्रेंड्स ये पूरा स्ट्रक्चर अप्रोच था जो कि खत्म हो गया। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर अप्रोच क्या है, तो आप फ्रेंड्स देखिए बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। और हमने बहुत ही मतलब ये प्रयास किया कि आप जितना हो सके बहुत ही मतलब आसानी के साथ इसको याद कर लो। देखिए पहला जो आपका पॉइंट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज also known as a oral situational approach, या आप कह सकते हो structural approach is also known as oral approach। उसके बाद हमने सेकंड जो पॉइंट रखा, structural approach is a type of scientific study, यानी जो आपका structural approach है यह एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तीसरा जो हमने पॉइंट रखा है कि structural approach that is based on listening and speaking skills, ठीक है। यानी जो आपका structural approach संरचनात्मक दृष्टिकोण है, ये किस पे आधारित होता है? तो listening and speaking skills पे आधारित होता है। और उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको चाहते हो याद करना तो याद कर सकते हो या ना, वरना स्किप कर सकते हो। जो आपका है लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वोकैबुलरी, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद द स्ट्रक्चर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पीच, यहाँ पे स्पीच रहेगा, स्पीच लैंग्वेज एंड नॉट ऑन राइटिंग। उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेस ऑन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। इन दिस मेथड द टीचर इज द फर्स्ट टेल्स एनी टॉपिक वर्बली, देन स्टूडेंट कॉपी इट। उसके बाद क्या करते हैं? प्रैक्टिस। Individual student acquired 225 basic structure after schooling and complete 3000 words in vocabulary. What should be structural approach be like? यानी structural approach संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो किस तरीके से होना चाहिए? तो यूजफुल होना चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर हमने जो देखा कि टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन, यानी आप किस तरीके से जो स्ट्रक्चर अप्रोच है इसका सिचुएशन स्थिति किस तरीके से बना सकते हो? तो एक्शन के थ्रू, चार्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल सेंटेंस आ जाते हैं। फॉर्मूला स्ट्रक्चर जब 2 वर्ड को आपस में मिलाते हैं तो एक नया वर्ड बनता है। उसी प्रकार से हमने फ्रेजेस स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड एक शब्द में निकलता है, आप कह सकते हो एक नया नवीन अर्थ निकलता है, उसे हम फ्रेजेस स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद हमने एडमिक स्ट्रक्चर, या कह सकते हो मुहावरा, यानी माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरीके से बहुत सारे मुहावरे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने स्ट्रक्चर अप्रोच के बारे में जाना, ठीक है। और देखिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि अब याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किस पे बेस्ड है, किस स्केल पे बेस्ड होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।